हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देखा, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, या यूं कहिए कि जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। ये मेरा इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पहला वीडियो है और ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है। इस वीडियो में हम आने वाले 20-25 या 30 मिनट तक क्या बातें करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि स्टैटू वगैरह जो है वो सब चीज बन रहा है। ठीक है। वैकेंसी 211 डिग्री कॉलेजेस जो है वो ओपन हो गई है 1 जुलाई, यानी कि आज से उसका सेशन भी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक इसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बीच में बहुत सारा चीज चल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम कर लेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है। फिर हुआ कि नहीं, जो 9, 10, 11, 12 में स्कूलों में जो टीचर्स हैं और जिनके पास में नेट पीएचडी है उनको ही हम भेज देते हैं डिग्री कॉलेज में, फिर जो कमीशन है उसको रद्द कर देता है। इन सब के बीच में एक जो अभी मुद्दा चल रहा है ना, मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपनी बात रखें। कुछ संघ है, या फिर ये कह लीजिए कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संघ बता रहे हैं, और साथ ही साथ में वो लोग गेस्ट टीचर भी हैं, और साथ ही साथ में वो लोग पीएचडी धारक भी हैं। तो उनका मैं वीडियो देख रहा था और उनके वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि अच्छी बातें नहीं थी। उन्हीं का जवाब इस वीडियो में दिया जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो ये वीडियो आप सबके लिए ही बनाया गया है, आप सबके जवाब के लिए ही बनाया गया है। हमारे कुछ सवाल हैं, आप उन सवालों के जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने अपने वीडियो में बहुत सारी जो है इनके बारे, इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी गलत बातें कही हैं, गलत कोट किया है। ठीक है। मैं एक एक करके सारा चीज जो है वो आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिकतम उम्र सीमा को लेकर के। जैसे कि जो एक नियमावली बन करके आई है उसमें आपको बताया गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल रहेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। बिहार के छात्रों के लिए क्या यहाँ पे जो सीटें हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, जैसे बाकी के स्टेट्स में होती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो कुछ परसेंट सीट जो है ना वो आपको, मैक्सिमम सीटें जो हैं वो बिहार के या फिर उस स्टेट के जिसका वैकेंसी आता है उसके लिए रिजर्व किया जाता है। तो बिहार में ये वैकेंसी आ रही है तो क्या बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्व नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है ना, वो जो संघ की आप बात कर रहे हैं उनका है कि एपीआई पे आप जो है ना वो वैकेंसी इसको रिक्रूट कीजिए। ठीक है। तो एपीआई पे होना चाहिए या नहीं, या एग्जाम बेस्ड होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। गेस्ट टीचर का क्या मुद्दा है इसके ऊपर बात करेंगे, और एपीआई का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। बाकी एग्जाम का जो पैटर्न है कि रिटेन एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू क्या होगा, वो अलग से बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि बिहार में ही कुछ लोग जो हैं वो अपनी सिर्फ रोटी सेकने के लिए जो है ना वो एक बड़े हिस्से को जो है वो पीछे धकेल रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है उसको नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने डिमांड को रख रहे हैं। ठीक है। तो उसी पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इसमें हितधारक कितने तरह के लोग हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से कितने लोग डायरेक्टली प्रभावित होने वाले हैं, कितने लोगों के ऊपर असर पड़ने वाला है, ऐसे कितने कैटेगरी हम बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हितधारक की, तो कितने हितधारक हो सकते हैं, कितने तरह के, तो चार कुल मिलाकर मेरी समझ से चार तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इसमें पहला देखेंगे, वैसा कैटेगरी एक होगा जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुका होगा। बहुत सारे लोग हैं बिहार में जो पीएचडी करके और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के इंतजार में थे, बहुत लंबे समय के बाद ये आ रही है। तो एक तो वो तबका हो गया जो पीएचडी ऑलरेडी क्वालिफाई है। ठीक है। तो उनका एक कैटेगरी हो गया। दूसरा एक कैटेगरी होगा जो होंगे गेस्ट टीचर्स। गेस्ट टीचर्स होंगे यानी कि जो जिनसे गवर्नमेंट अभी तक सर्विस ले रही है। ठीक है। वो एक तबका हो गया जो कि अभी आपको सारी चीजों का विरोध करता हुआ दिख रहा है। और एक तीसरा जो तबका है वो है नेट जेआरएफ वाले, जिनका नेट और जेआरएफ हो चुका है, वो अपना अलग धुन में है। ठीक है। मतलब हर कोई इसमें अपने धुन में, पीएचडी वाले अपना ही सोच रहे हैं, गेस्ट टीचर अपना ही सोच रहे हैं, नेट जेआरएफ जिनका हो चुका है वो अपना सोच रहा है। और एक चौथा जो तबका है वो है पीजी वाले स्टूडेंट, जिन्होंने सिर्फ पीजी किया हुआ है, ना उनका नेट है ना जेआरएफ है, न ही वो गेस्ट टीचर हैं और न ही वो पीएचडी किए हुए हैं, सिर्फ पीजी है उनके पास में। एक तबका ये है। तो कुल मिलाकर के
ये 4 ऐसे कैटेगरी हैं जिस कैटेगरी के लोगों के ऊपर इस वैकेंसी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये चारों कैसे सिर्फ अपनी ही धुन में जो है वो लगे हुए हैं। खास तौर पे ये 3 जो हैं, इनको दूसरे किसी से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने अपने से मतलब है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे एक संघ बना करके कुछ पीएचडी वाले लोग जो हैं वो सिर्फ ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो है ना विद्वान बन चुके हैं, अब हमसे एग्जाम लेकर के आप क्या करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आप विद्वान किस रास्ते से बने हैं पहले ये देखिए। ठीक है ना, बिहार में या फिर कहीं पे भी, और खास तौर पे हम बिहार में ही बात करेंगे, आपने पीएचडी किस तरीके से किया, और पीएचडी करने के बाद में आपका जो एपीआई स्कोर, आप एपीआई स्कोर चिल्ला रहे हैं, एपीआई स्कोर क्या है पहले ये तो आप समझा दीजिए लोगों को। एपीआई स्कोर में आपका पूरा जो एकेडमिक मार्क्स है वो काउंट होता है, और बिहार में आपको पता है कि कितनी बढ़िया जो है ना वो मार्किंग स्कीम है, ये तो आपको पता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट बिहार में अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स से खुश नहीं होंगे या फिर बहुत ज्यादा खुश होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल में एक बार भी किताब नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं बिहार में जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, ग्रेजुएशन बाहर से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, लेकिन फिर भी वो सेकेंड डिवीजन पे ही अटक करके रह गए हैं। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा एपीआई के थ्रू? चलिए, एपीआई के थ्रू पहले से वैकेंसी चली आ रही है, लेकिन जो गलत है उसको समय के हिसाब से बदलना तो पड़ेगा। तो ये एपीआई तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो वैसे लोग जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, एपीआई एपीआई चिल्ला रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के एपीआई पे भर्ती हो, हम रोड पे उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये मत भूलिए कि आप पीएचडी इतने क्वांटिटी में किए हुए लोग हैं, बाकी लोगों का पीएचडी जिनका नहीं है, नेट जेआरएफ वाले, ठीक है, और पीजी वाले जब रोड पे उतर जाएंगे तो फिर ये वैकेंसी लटक करके रह जाएगी, ना आपकी होगी ना इनकी होगी। ठीक है, तो ये बीच में जो है ना आकर के अपना रोटी मत सेकिए कि हमारा पीएचडी है, हम एपीआई से ही वैकेंसी चाहते हैं। एपीआई से वैकेंसी कभी नहीं होगी, और बाकी का जो ये पूरा 3 कैटेगरी है ना, ये आपको होने भी नहीं देगा। तो आप तो भूल जाइए एपीआई से, क्योंकि एपीआई में धांधली होता है। ठीक है, एपीआई की बात ही हटा दीजिए। और बयान तो आप लोग ऐसे ऐसे दे रहे हैं पीएचडी वाले कि लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े विद्वान हैं। पीएचडी का रिसर्च पेपर आप कैसे लिखते हैं ये भी मुझे पता है, वो आप उनको समझाइए जो पीएचडी तक पहुंचे नहीं है, जिनका पीएचडी हो गया है या फिर जिन्होंने किसी को पीएचडी करते हुए नजदीक से देखा हुआ है, उनको पता है कि पीएचडी कैसे होता है। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के ऊपर। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में एक है गेस्ट टीचर। जैसे अभी जो आपने नियमावली देखी उसमें भी ये कहा गया है कि चूंकि जुलाई में सेशन शुरू होने वाला है और अभी तक जो है वो हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, ऐसे में वो उसमें कहा गया है कि हम कुछ समय के लिए जो है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेंगे, उनको सारी सुविधाएं वही देंगे जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यूजीसी के रेगुलेशंस के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो इस नियमावली में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर रहे हैं तो ये एक फिक्स्ड टर्म के लिए हो रहा है। तो क्या कल को मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी हम लोग भी अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है अगर एकदम अर्जेंट है तो आप क्या कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं कर लीजिए, ठीक है, लेकिन तुरंत से बेट करवाइए, और बेट करवाने के बाद में तुरंत से फिर रेगुलर का कीजिए। सपोज कीजिए कि कुछ महीनों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, और कल को वो ये दावा ठोकने लगे कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो हमें रेगुलर कर दिया जाए, तो क्या बाकी लोगों के साथ में ये गलत नहीं है? तो गेस्ट टीचर जब भी आप बनते हैं, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपका जो टर्म है वो फिक्स टर्म के लिए है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमसे 10 साल गेस्ट टीचर का सुविधा ले लिया और अब हमें बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको ये पता था कि आप गेस्ट टीचर हैं, आपको कहीं ना कहीं परमानेंट के लिए अप्लाई करना था, आप लालच में पड़े रहे कि ये पोस्ट भी हमसे ना चला जाए, और दूसरा आपको मिला नहीं। तो फिर अब जैसे ये है, इसमें लोगों को पता है, इस नियमावली में भी कहा गया है कि हम थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। अब जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, हो सकता है अगली बार मुझे निकाल दिया जाए।
लेकिन फिर भी आप उसमें जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप ये इस जॉब की तरफ देख रहे हैं। आप ये मान करके मत चलिए कि ये आपका परमानेंट हो गया, अब अगली बार आप दावा ठोकने लगे कि नहीं नहीं, एग्जाम कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही लोग काफी हैं, हम लोगों को ही रेगुलर कर दीजिए। ऐसे कैसे होगा भाई? रेगुलर नहीं होगा। एग्जाम बेस्ड आपका वैकेंसी आ रहा है, तो एग्जाम होगा, उसी से होगा। तो गेस्ट टीचर वाले जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है गेस्ट टीचर ठीक है, आप लोग जो है ना, ये कह रहे हैं कि हमारा अनुभव है, हमें प्रायोरिटी दे दिया जाए, हमें सब चीज दे दिया जाए। क्यों प्रायोरिटी आपको दिया जाए और क्यों ऐसा किया जाए, ये आप बताइए। ठीक है, आपने एक फिक्स टर्म के लिए जॉब था, आपने लिया, आपका टर्म रिन्यू होते गया, आप करते गए। ठीक है, आप इसके अलावा अपना कहीं पे देख सकते थे ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। ठीक है, ये अलग चीज है कि सरकार कुछ सीटें अलग करके उसको आपको रेगुलर कर दे, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे होकर के ये कह रहे हैं कि हम ही लोगों को कर दिया जाए, एग्जाम की क्या जरूरत है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका विरोध किया जाएगा। आप अगर सिर्फ अपनी बात कहेंगे कि हमारा भी सोच लिया जाए, हमें भी एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि हमें भी ज्यादा तकलीफ ना हो, बाकी लोग उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप ये कहिएगा कि हम ही लोगों को कर दिया जाए, एग्जाम की क्या जरूरत है, बाकी लोगों को हटाइए, तो फिर आपका विरोध किया जाएगा। और ऐसे वीडियोज आपके खिलाफ में बनते रहेंगे। और ऐसे में क्या होगा, फिर ये वैकेंसी जो इतने समय से पेंडिंग थी, ये और आगे पेंडिंग होती चली जाएगी। ठीक, तो इनका मैटर आप समझ गए। यही लोग अभी ज्यादा जो है ना, वो वीडियोज बना करके और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेट जेआरएफ जिनका हो गया है, वो अलग एक धुन में है कि भाई नेट जेआरएफ हो गया है तो बेट की क्या जरूरत है। जो जो लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, नेट साल में 2 बार होता है, तो फिर बेट की हमें क्या जरूरत है? भाई साहब, बेट की जरूरत है। नेट जो है ना, हर कोई नहीं देता है, और हर राज्य में, हर स्टेट में आपको एक जो है वो एग्जाम होता है, स्टेट अपना एग्जाम कराता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, जैसे अभी राजस्थान में वैकेंसी आने वाली थी, तो राजस्थान का जो सेट है वो अनाउंस किया गया, एमपी सेट का एग्जाम हो गया, वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम हो गया, झारखंड ने जो है वो अपना ले लिया। तो बिहार क्या मतलब एक अनोखा मतलब अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता है क्या? एक अलग ही पैरामीटर सेट करना चाहता है क्या? बिल्कुल आपको बेट जो है वो होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे कहा जा रहा है कि आप नेट जेआरएफ है तो आपको बेट क्वालिफाई करना ही होगा। आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ है आपके पास में, आप रिलैक्स रहिए। बाकी लोगों को जिनका पीजी है, उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे उतना ही हक बनता है जितने दूसरे राज्यों में बन रहा है दूसरे लोगों का। तो क्या बिहार के पीजी किए हुए स्टूडेंट का ये हक नहीं बनता है कि वो भी दूसरे राज्यों की तरह उनके राज्य में भी बेट हो और वो भी एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? तो क्या ये नहीं है? दूसरा एक चीज मैं सुन रहा था, ये लोग पीएचडी पीएचडी रिसर्च पेपर पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट वाले बन करके जाएंगे, जिनका नेट जेआरएफ होगा, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो क्या वो किसी को रिसर्च करवा पाएंगे? आपने कौन सा जो है वो पहले से रिसर्च किया हुआ था? आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में गए किए। ध्यान रखिएगा, नेट का सिलेबस जो है ना, यूजीसी कोई चौपट संस्था नहीं है कि वो आपको ऐसे ही अलाउ कर दे रही है कि जिनका नेट हो गया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। उसने सिलेबस ऐसा डिजाइन किया हुआ है। पेपर वन का सिलेबस क्या है? पेपर वन का सिलेबस ही तो है जो आपको रिसर्च करना सिखाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब क्या है? यही तो आप सीख करके जाते हैं जो आपको कॉलेज में अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान आपको अप्लाई करना है। ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने रिसर्च कर लिया है उन्हीं को रिसर्च पेपर के बारे में जानकारी है। जिनके पास में पीएचडी नहीं है, क्या उनको रिसर्च के बारे में नहीं पता है? जो लोग भी नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ कर चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है रिसर्च कैसे किया जाता है। ठीक है, रही बात थोड़ी बहुत, तो वो एक्सपीरियंस के साथ में आ जाती है, तो इस पे तो बात बिल्कुल भी मत कीजिए। अदरवाइज मैं आपको, कोई और वीडियो बनाए ना बनाए, मैं वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ पीएचडी को एपीआई के आधार पे वैकेंसी फुलफिल नहीं होनी चाहिए। गेस्ट टीचर्स के लिए आप अलग से कुछ कर दीजिए, वो चलेगा। लेकिन गेस्ट टीचर का ये डिमांड नहीं माना जाएगा कि सारी की सारी वैकेंसी जो है वो गेस्ट टीचर से ही भर दी जाए, एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग थे ज्ञानी लोग, वो लोग कह रहे थे। नेट जेआरएफ वालों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरीके का डिमांड ना करें कि नेट साल में 2 बार होता है तो फिर बेट की क्या जरूरत है। बेट की जरूरत है, हर राज्य में होती है नेट। क्या ऐसा थोड़ी है कि नेट सिर्फ बिहार के लिए हो रहा है?
जब नेट 2 बार होता ही है तो राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सब, छत्तीसगढ़, ये सब क्यों, गुजरात, ये सब क्यों फिर अपना सेट जो है वो ले रहा है? तो क्यों नहीं बिहार में हो? जब सभी लोग फॉलो कर रहे हैं तो बिहार को भी करने दीजिए। तो बेट का आयोजन पहले होना चाहिए, ठीक है। पीजी वालों को भी इसमें मौका जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो हितधारक की बात तो हमने कर ली। अब रही बात कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो नियमावली में गलत दी गई हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए एज को लेकर के, ठीक है। देखिए, एज जो है वो नियमावली में आपको 40 वर्ष लिख दी गई है कि 40 ईयर्स जो है वो रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग हैं, हमारे जैसे जो पीजी कर लिए, नेट कर लिए, उन लोगों के पास तो पर्याप्त एज है, तो वो तो खुश हैं कि 40 हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, अभी हमारे पास बहुत समय है। लेकिन उनका भी सोचिए, जिनका 40 जो है वो क्रॉस कर गया है, और 40 क्रॉस करने का रीजन है बिहार में वैकेंसी नहीं आई, उनको मौका नहीं मिला। तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप ही बताइए, अगर आप ही पीएचडी कर लिए होते, नेट जेआरएफ कर लिए होते, और ये वैकेंसी नहीं आती, ये वैकेंसी आज से 7 8 साल 10 साल बाद आती, तो क्या आप नहीं लड़ाई लड़ते कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मेरे समय में वैकेंसी नहीं आई थी? तो सबके साथ में खड़े रहिए। एज को जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आप 50 से लेकर के 55 तक जो है वो कीजिए, कम से कम एक बार जो है इसको करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जब अगर रेगुलर वैकेंसी लेने लगते हैं तो फिर 40 कर दीजिए। एक बार सबको कम से कम एक बार मौका दीजिए कि 50 साल मैक्सिमम एज, या फिर 55 साल, और एक बार आप इस एज पे आपको वैकेंसी लेना है। अगली बार से आप रेगुलर वैकेंसी लीजिए, कुछ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का लीजिए, रेगुलर लीजिए, और फिर उसमें आप 40 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली डिमांड तो ये रहेगी हमारी, ये होना चाहिए। सबका सोचिए, खुद अपना सोच करके नहीं कि हम तो भाई 25 के हैं, 27 के हैं, 30 के हैं, हमारा क्या है, हमारे पास अभी टाइम ही टाइम है। सपोज कीजिए आपके समय में ये वैकेंसी आएगी ही नहीं, आपका एज जब समाप्त हो जाएगा तब ऐसी वैकेंसी आएगी, तब आप क्या कीजिएगा? तो ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद में एक है कि बिहार के छात्रों के लिए आरक्षण, ठीक है। बिहार के छात्रों के लिए आरक्षण। अब इसमें नियमावली में आप देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि हम ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के द्वारा जो है वो वैकेंसी को फिल करेंगे। ठीक है, आप ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के द्वारा ही वैकेंसी को फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे बाकी के राज्य अपने राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए सीट रिजर्व करते हैं, आप कीजिए। जैसे अभी देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के आई थिंक 56 पोस्ट हैं हिस्ट्री के, जिसमें से 56 में से लगभग लगभग 35 से 37 पोस्ट जो है ये आपको रिजर्व कर दिया गया है एमपी के लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी में। तो जनरल वालों के लिए, बाहर के अदर राज्यों के लिए कितनी है? मान के चलिए मुश्किल से 20 या 21 सीटें बच रही हैं, जिसमें पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिहार फिर इतना उदार क्यों बन रहा है कि हम सबको ही मौका देंगे? जब बिहार के लोगों को हर राज्य में उसी तरह का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर बिहार क्यों देना चाहता है? जैसे अभी हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में देखिएगा तो मैक्सिमम सीट हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व है। बाहर के लोगों, अगर बिहार का स्टूडेंट फिल करना चाहेगा, कितनी सीटें उसको मिलेंगी? तो फिर बिहार के लोगों के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? सरकार बिहार के लोगों से वोट ले रही है, बिहार का संसाधन यूज कर रही है। ऐसा तब करना चाहिए जब सभी राज्य ओपन रखती, आप भी ओपन रखिए। जब सभी राज्य अपने यहाँ पे रिजर्व करके रख रही हैं सीटें, तो आप इतना मतलब कि दयालु क्यों बन रहे हैं? बिहार के लोगों के साथ में ये धोखा क्यों कर रहे हैं? तो ये सीटें रिजर्व होनी चाहिए। हाँ, कुछ सीटें आप खाली छोड़िए, जैसे अदर स्टेट छोड़ते हैं, उसमें आप ओपन लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 100% डोमिसाइल लागू कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि बिहार के लोग भी एमपी में जाकर के फॉर्म भरते हैं, बिहार के लोग भी झारखंड में जाकर के फॉर्म भरते हैं, बिहार के लोग भी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में फॉर्म भरते हैं। तो फिर बाकी जगह के लोगों का भी उतना ही अधिकार बनता है कि बिहार में आकर के फॉर्म भरें। लेकिन जैसे वो लोग कर रहे हैं, आप भी वैसे कीजिए। तो ये है बिहार के छात्रों के लिए आरक्षण के मुद्दे। तीसरा बात जो है ना कि एपीआई पे लोग कह रहे हैं कि एपीआई पे हो जाए, क्या जरूरत है एग्जाम का? तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है एग्जाम में बैठने की। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो एक बार आईएएस बन चुका है, क्या उसको जो है वो फिर से आईएएस का एग्जाम देना चाहिए? तो आप आईएएस नहीं बने हैं, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने हैं। हम
कहाँ कोई ये कह रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी बन गया है उससे असिस्टेंट प्रोफेसर का लिया जाए। आप गेस्ट टीचर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अब मान लीजिए जो बिहार में टीचर बन चुके हैं उनसे थोड़ी कहा जा रहा है कि आप टीचर का एग्जाम दीजिए तभी आपको फिर कंटिन्यू रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, आप गेस्ट टीचर पे हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है। अब आप पीएचडी कर लिए इसका मतलब ये थोड़ी है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। तो इसलिए एपीआई पे नहीं होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। आप रिटन ले लीजिए, एमसीक्यू ले लीजिए, वो सब अलग बात है, लेकिन एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए, सभी लोग बराबर मौके से उसमें जाएं, ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में चौथा हमारा बात है वो है बेट को लेकर के। बेट का आयोजन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। पीजी वाले लोगों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनका भी हक बनता है। जब दूसरे राज्यों में सबको मौका मिल रहा है तो बिहार में भी मिले, कुछ अलग यूनिक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और पांचवा जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा आपको क्या, तो एपीआई जो हमने कह दिया कि एपीआई को आपको हटा देना। दूसरा, गेस्ट टीचर का जो बात है वो आप लोग समझ लीजिए। अगर गेस्ट टीचर ये डिमांड करते हैं कि हमें ही परमानेंट किया जाए, एग्जाम को हटाया जाए, इसके लिए हम रोड पे उतरेंगे, तो आप लोग भी सुन लीजिए, ये फिर नेट जीआरएफ वाले जो लोग हैं ना, ये आपसे ज्यादा संख्या में है, ये लोग जब रोड पे उतर जाएंगे तो फिर आपका जो गेस्ट टीचर की सीट है ना वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए आप अपने गेस्ट टीचर की जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है उसको पहले बचाइए और तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम परमानेंट रिटन एग्जाम के द्वारा जाएं। मैं वो नहीं हूं कि सबको खुश करके चलूंगा कि अरे पीएचडी वालों को भी खुश कर लिया, गेस्ट टीचर को भी खुश कर लिया, नेट को भी खुश कर लिया और पीजी वालों को भी खुश कर दिया, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन होना चाहिए वो होना चाहिए। तो मुझे ये जो लगता है वो रहेगा। और बाकी आप लोग वीडियो बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कर रहे हैं वो उसमें आप लोग सही बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सभी लोग, मैंने पीएचडी कर लिया, मेरा रिसर्च पेपर छप गया, ठीक है, मैं गेस्ट टीचर हूं तो मैं ज्ञानी हूं, नहीं। आप जो है ना लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए। अदरवाइज आज मैंने एक वीडियो बनाया है, कल को ऐसे सैकड़ों वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे और आप ही के खिलाफ में बनेंगे। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि ये वैकेंसी फिर से लटक जाएगी और ये वैकेंसी फिर से वैसे ही जो 10 साल 12 साल पे आती है वैसे ही होगी। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को जो भी लगता है आप कमेंट में लिखिएगा। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, बनते रहेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे से आप लोग खास तौर पे जिन लोगों ने बहुत सारे ये हंगामे करके रखे हैं, ये लोग आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, सबको बराबर मौका इसमें मिलना चाहिए। इसी बात के साथ में इस वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाय।